नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। राजनीति तुष्टीकरण की ये सवाल अब खड़ा होता है क्योंकि इस चुनाव में भी पहले बड़े बड़े वादे किए गए, सबने अपने इरादे भी दिखाए, लेकिन अब एक एक करके सारे दलों की पोल खुल रही है। बंगाल में ममता बनर्जी को 1 साल पहले की बात याद आ जाती है, उनको रामनवमी की वो हिंसा याद आ जाती है जिसके बाद आपने देखा था, हम सभी ने देखा था कितना बवाल खड़ा हो गया था बंगाल में। वो याद दिलाती हैं कि 19 तारीख से पहले 17 तारीख को जब रामनवमी हो तो फिर से हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये किसको उकसाने के लिए कहा गया? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र यानी घोषणा पत्र में जिस तरह से बीजेपी ने धारदार हमला किया, उसको लेकर भी अब ये मुद्दा खड़ा हुआ है कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए अपने पिटारे में सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही सब कुछ है, और इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ज्यादा लग रहा है। लेकिन जिस तरह से बंगाल में जो जा रहा है वो पिटकर आ रहा है। एनआईए की टीम जब जाती है वहां पर जांच के लिए तो उनको साथ भी मारपीट की जाती है, हमला बोला जाता है। उसके बाद बीजेपी की जो सांसद भी हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं लॉकेट चटर्जी, उनकी तरफ से भी जैसे ही ये मुद्दा सामने आता है तो वहां पर भी उनके ऊपर भी हमला होता है। तो ये जो हमले की राजनीति बंगाल में चल रही है कि जो आएगा, चाहे ईडी हो, एनआईए हो, तमाम पार्टियां हो, उन सबको आने नहीं दिया जाएगा। तो किस तरीके की राजनीति चल रही है चुनाव से पहले बंगाल में, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है। हमलाটা মেয়েরা করেনি, हमलाটা করেছে এনআইএ। टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बाजबेरिया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। ये घोषणा पत्र भारत की आवाज है, इस देश की आवाज है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। I don't think the manifesto is to break the country. The Congress manifesto is more closer to the people of Pakistan than people of India. सवाल थे जो खड़े हुए हैं, और इसके बाद अभी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस जो कि इस सब हमले के बाद खुद ही हमला किया और अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से आगे बढ़ाया और खुद ही चुनाव आयोग के पास जाकर दरख्वास्त लगाई, और जब चुनाव आयोग से मुलाकात हो गई तो इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए। चलिए, अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए माधवी अग्रवाल जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ अबू शर्मा जी हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ राजीव तिवारी जी हैं जो कि नेता है तृणमूल कांग्रेस के, साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। राजीव तिवारी जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। ये सब क्या चल रहा है बंगाल में चुनाव से पहले, और फिर जब सवाल खड़े किए जाते हैं हंगामे के, इन सब बातों के, तो फिर मीडिया पर भी हमला हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर जब इलेक्शन है, आचार संहिता लागू हो गया है, तो उसके बाद यहाँ पर एनआईए, सीबीआई, ईडी भेजने का क्या आवश्यकता था? वोट को बिगाड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस जो है जमीनी स्तर का जो है पार्टी है और जमीन से जुड़ा हुआ है। माँ माटी मानुष का जो है यहाँ पर सरकार है। यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं मिट्टी से बने हुए हैं,
यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस करने वाले कार्यकर्ता जो हैं, ममता बनर्जी विश्वास करते हैं, अभिषेक बनर्जी विश्वास करते हैं, तृणमूल कांग्रेस में विश्वास करते हैं, और उनको जो है 2022 का एनआईए के केस जो है उसको 2024 इलेक्शन के समय में जो लड़का बूथ पर बैठेगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर बैठेगा, उसको जो अरेस्ट करने का रात में 12 बजे के बाद चेष्टा किया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने का चेष्टा किया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के छवि को धूमिल करने का चेष्टा किया जा रहा है। इलेक्शन जो है जनता वोट देती है, जनता के वोटों से जीता जाता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को डरवा करके धमका करके राजीव तिवारी, हम अपना वोट हासिल करें और बोले कि राजीव तिवारी जी, पार मोदी सरकार, राजीव तिवारी जी, तो गलत चीज है। जी बोलिए। ओके राजीव तिवारी जी, आप जो बोल रहे हैं ना अभी, मेरे ख्याल से आपको जरा खुद सुन लेना चाहिए खुद को। मेरी आवाज मुझे को सुनाई दे रही है, जरा प्रोड्यूसर ने ठीक करे। आप ये बताइए, आप जो कह रहे हैं डरा धमका कर लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता, सरकार वहां पर आप ही की है, तो वोट कौन नहीं देने देता है? लॉकेट चटर्जी पर हमला क्या बीजेपी ने करवाया था? एनआईए पर हमला क्या बीजेपी ने करवाया था? ईडी पर हमला क्या बीजेपी ने करवाया था? किसकी सरकार है? जहां जहां बीजेपी जीती थी वहां पर जनता के बीच में जाने का जो है उनके पास क्षमता नहीं है, जनता का कोई काम किया नहीं। और जो 18 जो एमपी जीते थे, और मोदी जी जो 2019 के चुनाव में उन्होंने जो वादा किया था कि आप लोग हमारे बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दीजिए और उनको जिताइए। बंगाल की जनता ने 18 सांसदों को जिता करके दिल्ली भेजा, लेकिन वे लोग जो है कोई काम नहीं किए। काम जो वहाँ की जनता का जो काम किया वो तृणमूल कांग्रेस किया, ममता बनर्जी की और तृणमूल की सरकार की, माँ माटी मानुष की सरकार किया था। अरे सर रुके, मैं जो पॉइंट रख रही हूँ ना उस पर आइए पहले। आप बोल कुछ और रहे हैं, सवाल मेरा कुछ और है, मुझे नहीं समझ आ रहा। जरा मैं माधवी जी को लेकर आना चाहती हूँ डिबेट में। माधवी जी, ये क्या वजह है कि पूरे चुनाव में जो मुद्दा है वो बंगाल ही बन जाता है बीजेपी के लिए? इस बार भी वही हुआ है। सीमा जी, मैं सुन रही थी राजीव जी की बात, बहुत बड़ी खुशीप्रद है कि वो मेरी आवाज मुझे ही इको हो रही है। मेरी आवाज आ रही है रीमा जी? जी तो राजीव जी आपकी आवाज लगातार, जी बोलिए। आवाज नहीं आ रहा, बताइए, सुनाइए। मैं राजीव जी की बात सुन रही थी, जो यहाँ टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी हास्यप्रद बात वो कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि बीजेपी धमका देती है और लोगों को वोट देने नहीं देती है। रीमा जी, मुझे जहां तक मैं जानती हूँ कि सारे देश की मीडिया ने कई बार पोस्ट इलेक्शन के बाद में, मतलब इलेक्शन के बाद में जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई है उसको लोगों ने, देश भर की सारी मीडिया ने कवर किया है। किस तरीके से आगजनी होती है पंचायत इलेक्शन में, कैंडिडेट को किस तरीके से डरा धमका कर उन लोगों से नामांकन वापस लिया जाता है, और इलेक्शन जीतने के बाद 6-6 महीना कैंडिडेट अपने घर नहीं लौट पाता। आप सोच सकते हैं कि बंगाल में किस तरीके की राजनीति होती है। आप सोचिए। मैं राजीव जी से पूछना चाहती हूँ कि जो केस 2022 का मेदिनीपुर के गांव भूपति नगर में ये जो बम ब्लास्ट हुआ था, क्यों हुआ था? ये बम ब्लास्ट इनके कार्यकर्ता के घर में बम बनाते बनाते हुआ था, बम को बांधते बांधते हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। एनआईए अपना काम कर रही है। आप लोग जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, चाहे वो संदेश खाली वाला मामला हो, चाहे वो खावड़ा घर का हो, हर जगह जब भी कोई लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचते हैं तो ये लोग उनपे हमला करवाते हैं और कहते हैं कि जनसाधारण ने क्या, इनकी काडर जो है, प्रशासन भी इनका काडर है और इनके जो काडर है वो तो गुंडों की तरह काम करते ही हैं। आप बताइए कौन से राज्य में, कौन से देश में इस तरीके की राजनीति होती है जहां पर विपक्षी जो कार्यकर्ता है या जो रेपुटेटेड संस्थान है उन लोगों के ऊपर इस तरीके से हमला होता है? ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर ऐसा होता है कि कैंडिडेट को डराया जाए, कैंडिडेट को धमकाया जाए, उनसे नामांकन वापस लेने के लिए कहा जाए, महिला कैंडिडेट के बाल पकड़ के मारा जाए और जो लोग प्रचार करने के लिए जाए तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाए? एक लोकसभा की प्रत्याशी जो दोबारा से अपना चुनाव लड़ रही हैं, जो ऑलरेडी पार्लियामेंट जा चुकी हैं, सांसद हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको पता होगा हमला कर दिया गया था। तो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो बम के
कारखाने के ऊपर चल रही है रीमा जी, और ये पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल जो कभी शिल्प के लिए जाना जाता था, कभी कला के संगीत के लिए जाना जाता था, आज इनकी खूनी राजनीति के लिए जाना जाता है। और मुख्यमंत्री मंच से खड़े होकर बोल रही हैं कि रामनवमी के पहले हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि वो किस तरीके का अल्टीमेटम दे रही है या आह्वान कर रही है हमला का। ठीक है, एक मैं आती हूँ, इस पर भी आती हूँ, एक मिनट रुके। ओके मौसमी जी, ठीक है। अवनीश अवस्थी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि बंगाल हर बार, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव हो, ये तुष्टीकरण से क्या ममता बनर्जी बार बार किस्मत आजमा सकती हैं? रीमा जी, पिछले लोकसभा चुनावों का जो परिणाम था वो टीएमसी तो कभी मानने को तैयार नहीं थी। 2 से 18 कैसे पहुंची? जिस तरीके से 3 विधानसभा सदस्यों से भाजपा वहां पे 77 तक पहुंची, क्यों पहुंची? इस पर कभी चिंतन और मंथन करने की जरूरत नहीं सोची कभी ममता बनर्जी ने। एक बात बड़ी साफ सी है, एनआईए जब जाती है तो पहले बता करके, फोन करके, टेलीग्राम दे करके नहीं जाती कि व्हाट्सएप मैसेज करे भाई हम आ रहे हैं आपको पकड़ने। एनआईए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के है, और उसमें चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व है। कोई भी सरकारी अधिकारी जब आता है, उस पर अगर हमला किया जाता है तो संविधान को बचाने का नारा देने वाले लोग आज उनको बचा रहे हैं। संविधान में है कि जो भी सरकारी नौकरी पर गया है उसके ऊपर हमला करता है तो सरकार के कार्य में बाधा पैदा करने का उस पर आरोप लगेगा, उस पर एफआईआर होगी, उस पर मुकदमा चलेगा, उसको सजा होगी। इसलिए आज जिस तरीके से इसको बचाया जा रहा है ना, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये इसमें कोई ईडी पीएमएलए का केस नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं है। बम आज से 2014 से पहले भारतवर्ष का कौन सा ऐसा शहर था जहां पे बम नहीं फटते थे? आम नागरिक की मृत्यु होती थी। सुबह व्यक्ति घर से निकलता था, शाम को मालूम नहीं चलता था कि अगर बाजार से होता हुआ आएगा, बस से होता हुआ आएगा, ट्रेन में बैठा होगा तो बम फटेंगे या नहीं फटेंगे, वापस जीवित आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। उन सारी स्थितियों पर अगर भारत की सरकार ने नियंत्रण किया है तो भारत की सरकार को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहिए, हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए, हमें इस बात के लिए मानना चाहिए कि अब हम एक सुरक्षित राष्ट्र में जीवन जी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति है, राजनीति और मुद्दों पर की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मैं पश्चिम बंगाल के नागरिकों से भी कहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी किंतु परंतु के, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक है, जरा राजीव तिवारी दोनों ही बातों का जवाब देंगे, जो बीजेपी ने कहा और जो अवनीश जी कह रहे हैं, और उसके बाद में कांग्रेस का रुख करूंगे। ये लोग तो बीजेपी का बात बोल रहा है। केंद्रीय सरकार इस समय इलेक्शन के समय आचार संहिता लागू हुआ है, और इसमें जो है यहाँ पर एनआईए, सीबीआई, ईडी भेजने का क्या आवश्यकता है? इलेक्शन के बाद भेजते सीबीआई, ईडी और एनआईए को। यहाँ पर तो गुंडागर्दी के माध्यम से सोच रहे कि मिलिट्री दे करके, सीआरपीएफ दे करके, डीएसएफ दे करके हम चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ बंगाल की जनता जो है जागरूक है और यहाँ पर माटी मानुष से विश्वास करती है। ममता बनर्जी को जो है अपना नेता मानती है, और आने वाला दिन 4 जून तक देखिएगा यहाँ पर जो आर्थिक सीट लेकर कांग्रेस भारी बहुमत से जो बंगाल में जीतेगी। जिस तरह से चुनाव आयोग के पास आप लोग गए हैं, ठीक उसी तरह से चुनाव आयोग के पास गए हैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी नीति के खिलाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति गुंडागर्दी नीति के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के बातों पर जो है यहाँ पर एनआईए भेजा जा रहा है, सीबीआई भेजा जा रहा है, यहाँ पर ईडी को भेजा जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को बाधा पहुंचाने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे कार्यकर्ता हैं जो माटी मानुष से विश्वास करते हैं, जिनका जो है एक जमीनी स्तर पर आधार है, वो कोई गुंडा नहीं है, तृणमूल कांग्रेस से कार्यकर्ता है, इसलिए उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। राजीव तिवारी जी, हाँ बोलिए। माटी मानुष, इस शब्द का जो रट्टा लगा रहे हैं ना आप, और इसके आधार पर जो लगातार वोट मांग रहे हैं, जनता भी समझ रही है। हिंसा तो रुक नहीं पा रही है आपसे, बल्कि हिंसा भारत में जब कोई शांति प्रिय जगह स्टेट है, कुछ स्टेट का नाम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल,
भारत में यदि कोई भी शांतिप्रिय स्टेट है, उस स्टेट का नाम है पश्चिम बंगाल, और उस स्टेट के नेता का नाम है ममता बनर्जी, उस स्टेट का नेता का नाम है अभिषेक बनर्जी, यहाँ का मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, जो जमीनी स्तर पर रह करके जनता के बीच में रह करके वोट मांगती है, गुंडागर्दी के बल पर वोट नहीं मांगती है। राजीव तिवारी जी, जिन दर्शकों को आप भ्रमित कर रहे हैं, उन दर्शकों को मैं जरा एक इनपुट दे देती हूँ। एक तो आप पार्टी के प्रवक्ता ऑफिशियली तो है नहीं, आप पार्टी के नेता हैं। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच से पहले लोगों को उकसाने वाला बयान देती हैं रामनवमी से पहले, और फिर जब उनको पता है सारी मीडिया चैनल इस पर सवाल खड़े करेंगे, इस पर डिबेट करेंगे, तो अपने ऑफिशियल प्रवक्ता को तृणमूल कांग्रेस आज भेजती नहीं है। तो ये हिट आप प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए ना, इलेक्शन के पहले आचार संहिता को जो है डिफेंड नहीं कर सकते, वो आप प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए कि आचार संहिता लागू है और 3,000 करोड़ रुपया लोगों को देने के लिए बात कर रहे हैं। एक कैसी बात है, देश के प्रधानमंत्री इस तरह का गलत बयानबाजी दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री देश का गलत बयानबाजी देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। एक बंगाल की जनता मानने को तैयार नहीं है। आप उस पॉइंट पर आएंगे ही नहीं। अबू शर्मा जी, चलिए अब रुकिए। अबू शर्मा जी, एक तरफ बंगाल में समझ आता है ममता बनर्जी की मजबूरी, क्योंकि वहां पर लगातार जो वोट है वो इसी आधार पर हिंसा वर्सेस न्याय इसी पर चलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब अपने न्याय पत्र के बारे में पूरा जवाब देना पड़ता है सुप्रिया श्रीनेत को, मुस्लिम लीग को डिफेंड कर रहे हैं एक तरह से झंडे उनके छुपाकर, और दूसरी तरफ ये मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी का रुख कैसे बदल रहा है अब? नहीं मैडम, हम ये पूछना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का तमाम बड़े नेता जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग तो बोल रहे हैं आपकी बात 400 पार। तो 400 पार हो जाने के बाद अगर कितना बच्चे रहते हैं, हमारा थोड़ा गणित कम है, 543 है, उसमें कितना बच्चे रहते हैं, मैं अमित शाह जी से जानना चाहता हूं। तो क्यों कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो के ऊपर आक्रमण करना है? क्यों अशोक चौहान जी को जरूरत है? क्यों मिलिंद देवरा जी को जरूरत है? क्यों 75,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बोल के 2 दिन बाद दुपट्टा पहनाने की जरूरत पड़ा अजीत पवार जी को? 400 पार कहीं पर 400 पार का मैं भी घूमता हूं, मैं भी चुनाव प्रचार कर रहा हूं, कहीं पर भी तो हमको जनता का नजर में 400 पार दिख नहीं रहा। देश का एक भी जनता नहीं कह रहे, तमाम बीजेपी का नेता कह रहे 400 पार 400 पार। कहां है? कहां 400 पार है? अगर आपको 400 पार है तो आप आंकड़े ढूंढे। आपको ग्राउंड पर क्या दिख रहा है? आपको ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी, हम पूरा देश में, हम युवा कांग्रेस में था, हमारा पूरा देश में फैला हुआ दोस्त है, और दिन भर हम पूरा देश में फोन करता हूं। ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी 200 पार नहीं करेगा, 200 पार नहीं करेगा, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं। ये हल्ला मैंने 2004 में भी देखा था। हम लोग उस टाइम पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, हम लोग उस टाइम पे स्टूडेंट। नहीं, मेरा बात को कंप्लीट करने दीजिए, मेरा बात को कंप्लीट करने दीजिए मैडम। फील गुड फैक्टर पूरा इंडिया में प्रमोद महाजन जी, हाँ प्रमोद महाजन जी वाजपेयी जी को लेकर पूरा इंडिया में फील गुड फैक्टर। जब नतीजा आया क्या हुआ? आप बात कीजिए मैडम, चाइना घुसा है क्या नहीं घुसा है इस मुद्दे पर? हम भूपति नगर में क्या हो रहा है वो बहुत छोटा घटना है, मणिपुर में क्या हो रहा है वो बहुत बड़ा घटना है। हमको मणिपुर में प्रधानमंत्री कब जाएंगे इस बारे में चर्चा करना है। हमें चाइना घुसा है क्या नहीं घुसा है। और एक बात बता रहा हूं, बॉम्बे आईआईटी देश का सबसे मतलब मेधा जहां से आता है, बॉम्बे आईआईटी में 36% स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिला। शर्म करो भारतीय जनता पार्टी, शर्म करो। इसके बाद आपको कांग्रेस पे आक्रमण करना है, कांग्रेस को आक्रमण करना है। नहीं मैडम, देश भयंकर परिस्थिति
परिस्थिति मैंने से आपको गुजर पूरा रहा मौका है। दिया। अब इस सुनिए, भयंकर अब सुनिए, परिस्थिति अब सुनिए। में, इस नहीं। भयंकर अरे परिस्थिति में, सुन लीजिए अबू शर्मा जी, बोलिए 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 सुन बोलिए लीजिए मैडम, अब। बोलिए मैडम। काफी आपने बोला। हाँ 2004, धन्यवाद। 2004 एक तो आपने इतिहास की बात की ना, 2004 में आपने जो बोला फील गुड फैक्टर नहीं था, वो इंडिया शाइनिंग का नारा था। लेकिन 2004 के बाद 2014 को आप भूल गए, 2019 को आप भूल गए, नहीं फील गुड फैक्टर था। 2014, 2019, 2014, 2019 को आप भूल गए। दूसरी तरफ आप तो लोगों से फोन पर बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त जहां पर बैठी हुई हूं ना, सिक्किम है वो जगह जहां पर चाइना की आप बात कर रहे हैं, और यहां मैं लोगों से लगातार चर्चा कर रही हूं। चाइना का मुद्दा कहीं मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है वो है कि किस तरीके से देश में आप सनातन पर बात कर रहे हैं, किस तरीके से देश में भ्रष्टाचार पर लगाम हो रही है। तो भ्रष्टाचार के डंडे के खिलाफ ऑपोजिशन एकजुट हो रहा है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अबू शर्मा जी, सनातन सनातन क्यों कर रहे हैं? अबू शर्मा जी, रियलिटी पर आइए, फोन पर चर्चा मत करिए, लोगों के बीच जाइए। राष्ट्रीय फोन पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। लोगों से फोन पर अपडेट मत लीजिए, जनता के बीच जाइए। माधवी जी, ओके, माधवी जी जवाब देंगे, फिर अपनी जयश्री। दूरदर्शन एक माधवी जी, माधवी जी, ओके ओके ओके, माधवी जी जवाब देंगे। बात नहीं कर सकते, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। देश आपको कभी क्षमा नहीं ठीक है। अरे सर, हम शंकराचार्य है, जनता के बीच जाना पड़ता है, फोन पर अपडेट नहीं मिलता है। जनता क्या चाह रही है उसके लिए? हम भी हिंदू ब्राह्मण माधवी जी, हैं, हम भी राम भगवान माधवी जी का जवाब सुनिए, माधवी जी का जवाब सुनिए, माधवी जी का जवाब सुनिए। जी जी, सबसे पहले तो रीमा जी मैं बता दूं अब कि जवाब सुनिए माधवी जी। बार अबू जी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भाई 400 पार क्या 200 भी नहीं आएंगे। तो आप अबू जी आप अपनी बता दीजिए, अब भाजपा की छोड़ दीजिए, कि आप लोग कितना लेके आ रहे हैं और आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। और आप लोगों ने जिस तरीके से अपना विजन लोगों के सामने रखा है, तो पूरे देश भर में आम जनता इसकी चर्चा क्यों कर रही है? क्यों कहा जा रहा है कि आप लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति का जो है खाका प्रस्तुत कर दिया आने वाले समय में? अगर हर 5 वर्षों में इस तरीके से आप लोग संविधान, देखिए मैं बता देती हूँ कि अभी तक देश की आजादी के बाद से 127 बार संविधान चेंज हुआ और सबसे ज्यादा कांग्रेस की पार्टी ने है देश में शासन किया। तो आप समझ सकते हैं कि किसने सबसे ज्यादा संविधान लागू किया, सबसे चेंज किया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना पूरे देश भर में, उसमें लोग फंसने वाले नहीं है। लोगों ने एक सिरे से कांग्रेस की सारी नीति और उनकी सोच को जो है नकारा है, क्योंकि आप लोगों ने एक तुष्टीकरण की राजनीति को जो अमली जामा पहनाने का वर्षों से जो कोशिश की है, वो जिनको आप लोगों ने तुष्टीकरण किया है ना, वो लोग भी आज आपके साथ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि चिल्लाने से नहीं होता है। आप ये मत बोलिए कि भाजपा कितनी सीटें लेकर आ रही है, आप अपनी बात बोलिए ना कि कांग्रेस नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए ना कांग्रेस कितनी सीटें लेकर, आप अपनी हाँ मैडम मैं जवाब दे रहा हूँ। 2004 में भी अटल जी के सामने लोग पूछते थे जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन होगा, ठीक है, और देश का सबसे विद्वान अर्थनीतिविद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बाद 10 साल वो सत्ता चला था, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए मैडम, आप बेफिक्र रहिए। कांग्रेस कोई भारतीय जनता पार्टी जैसा गैस चेम्बर नहीं है। यहाँ सबका सहमति से प्रधानमंत्री का चयन होता है, और हम समय आने पर प्रधानमंत्री का घोषणा कर देंगे। पहले हम ये बता रहे हैं हम सत्ता में आएंगे और प्रधानमंत्री भी हम घोषित कर देंगे, आप बेफिक्र रहिए। अबू शर्मा जी, एक मिनट, अबू शर्मा जी, जनता ने समेट दिया ना आप लोगों की 10 साल के प्रशासन, 10 साल के शासन के बाद पूरे देश भर में देश की जनता ने आप लोगों को 40-44 में समेट दिया ना। समय की बात होता है, समय की बात होता है, वो समय गुजर गया। अपनी जैसे मस्ती जी, अपनी जैसे मस्ती जी करेगा। ओके राजस्थान को हारा, ठीक है अपनी जैसे मस्ती जी, मुझे ऐसा लगा कि जो बात अबू शर्मा जी ने बोली उस पर आप कुछ मुस्कुराए। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं, सर्वसम्मति से नेता का चयन होता है, सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ओके नरेंद्र मोदी जी अपनी जैसे मस्ती जी,
रीमा जी, अब 18 अबू शर्मा जी, अबू शर्मा जी, अब सुन ओके, लीजिए। एक मिनट माधवी जी, सुनिए, माधवी जी, एक अभिजीत जी, सेकंड। हाँ। अबू शर्मा जी, अभी आप उछल के ये मत कहिए कि मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। जयचंद भी हिंदू था, ब्राह्मण था, जिसके कारण भारत 1000 वर्षों तक गुलाम रहा, समझे? जो सनातन को इरेडिकेट करने की बात करते हैं वो भी होंगे, जो डेंगू मलेरिया। अरे बात सुनिए, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे, अरे बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, डेवलपमेंट का बात बीच में नहीं बोलेंगे आप, समझे? दूसरी बात सुन लीजिए, आपने कहा कि बहुत छोटा सा हिस्सा है भूपति नगर का। आपको मालूम है कि जब 600 किलोमीटर अंदर चाइना हिंदुस्तान के अंदर घुस आया तो संसद में सवाल उठा, श्याम सरन ने कहा कि हाँ 600 बार उसने इंकर्जन किया है। यूपीए के समय की बात कर रहा हूं, उस समय के विदेश सचिव। और सलमान खुर्शीद ने कहा 600 किलोमीटर क्या होता है, इतने बड़े देश में एक गाल पे तिल के समान होता है। ये लोकसभा की कार्रवाई में जाके आप पढ़ लीजिएगा, समझे ना? आज तीसरी बात, घुसा है, आज कोई जवाब दिया? अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी और पोल खोल रहा हूं आपकी मैं, अभी पोल और खोल रहा हूं मैं आपकी। अगर चाइना ने भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया तो आपके नेताओं ने 2008 में जाकर के जो चुपचाप गुपचाप समझौता किया था उसको रद्द क्यों नहीं करते? क्यों देश को नहीं बताते? देश को क्यों नहीं बताते क्या समझौता किया था तुमने? क्या गुपचुप समझौता किया? क्यों गुपचुप समझौता क्या किया था? की पार्टी से अरे भैया देखो, पोल खुली ना आपकी पोल खुली तो आपकी पोल खुली तो आप चुप नहीं रह पाएंगे। अभी तो और पोल खोल रहा हूं मैं आपकी, अभी और पोल खोलता हूं, अभी और थोड़ी सी और क्लियर कीजिए, राजनैतिक प्रवक्ता है या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है? आप दूसरे की 400 पार छोड़िए, आप ये बता दीजिए, आपकी पश्चिम बंगाल पे भी चर्चा हो रही थी, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं आपके पास? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं आपके पास? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में कितनी सीटें हैं आपके पास? कितनी है? दीजिए ना, वो अरे भैया कितनी हम है? कैसे करेंगे, कैसे जीतेंगे, वो आपका बात छोड़ दीजिए ना। अरे आप इतिहास की बात कर रहे थे, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। ओपिनियन पोल से देश का राजनीति नहीं चलता है। कितनी है? मीडिया का ओपिनियन पोल से देश का राजनीति नहीं चलता है। आप भी कह रहे थे आपका गणित ठीक नहीं है, अरे मेरा भी गणित ठीक नहीं है। आप जरा बताइए कि पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में कितनी सीटें हैं आपकी? मेरा गणित थोड़ा कम है, जरा बताइए वर्तमान में कितनी है? अबू शर्मा जी, नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, अब बताइए, बीच में नहीं बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। अबू शर्मा जी, आपसे सवाल है, लेकिन ये गोदी मीडिया आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मीडिया आप बताइए ना, आप दूसरे की 400 पार की बात कर रहे थे, आपके पास कितनी सीट है अभी? तो फिर क्या दिक्कत है? आपको एक चीज खुलेआम बोल दिया इस चैनल के माध्यम से, कहीं पर भी 400 पार की आवाज नहीं है, 200 पार नहीं करेगा। और हम ये बोल रहे हैं जो इंडिया गठबंधन है, 400 पार आप अपनी बताइए, गठबंधन है, मैं बता रहा हूँ, हम आपके नहीं पूछे, हम आपकी नहीं बता रहे, हमने बताई अपनी 400 पार, आप अपनी बताइए कितनी? आपका डिबेट में मैंने नहीं आया, मैं दूरदर्शन का डिबेट में आया, मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अरे भैया आप हमसे पूछ रहे थे 400 पार के नहीं है, नहीं, आप हमसे पूछ रहे थे ना, इंडिया का गठबंधन सत्ता में आने वाला है। गणित बहुत कमजोर है, मैं ये बता दूं, और पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में एक सीट के अलावा इनकी कहीं कोई सीट नहीं है। आप कहाँ से? ठीक है अबू शर्मा, राजनीतिक अबू शर्मा जी सुनिए, अबू शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन गया। अबू शर्मा जी, अरे भैया आपका पर्दे का पीछे आपका हिसाब के। अबू शर्मा जी दोनों को म्यूट कीजिए, किसी की आवाज नहीं जा रही है आप दोनों में से, क्योंकि इस तरीके से ना चीखा चिल्ली कर करके, रनिंग कमेंट्री करके ऐसे इस तरह से डिबेट नहीं होती है। अबू शर्मा जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। इस तरीके से क्या दिखाना चाहते हैं आप जनता को? भी जनता देख रही है। आपने अभिजीत अवस्थी पर एक आरोप लगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप उनके सवाल का तो जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं देना चाहिए, वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप किसके सवाल का जवाब दें, आपको बिल्कुल है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, जब अभी चुनाव नहीं हुए तो आपको कैसे दिख गया कि देश में 400 पार नहीं आ रहे हैं बीजेपी के?
बिना चुनाव किए कैसे दिख जाता है? ये तीसरा नेत्र कैसे खुला है कांग्रेस पार्टी का? अब अपनी अपनी बारी में प्रधानमंत्री को दिख रहा है, हमको हमारा प्रधानमंत्री का कैसे दिख रहा है? 400 पार आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिए, आप सवाल पूछ सकते हो, प्रधानमंत्री के पास जाके पूछते हो आम कैसे खाते हो, आपका बटुआ में कितना पैसा है, और सवाल हम लोगों को, हम हर एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन आपको ताकत है तो जाके प्रधानमंत्री से पूछिए, जो 10 साल से कोई प्रेस वार्ता नहीं किया, पत्रकारों से मिला नहीं, उनको जाके पूछिए। जो आप कैसे बोल रहे हैं 400 पार, चुनाव नहीं हुआ, आप मेरे को पूछ रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं। अबू शर्मा जी, एक तो मीडिया को आपकी हिदायत की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री से तो समय समय पर सवाल पूछा जाता है। अभी भी एक इंटरव्यू साउथ इंडिया में हुआ है और प्रधानमंत्री ने हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन राहुल गांधी से जो लोग पूछते हैं ना, कुत्ते को अपने वो कौन से ब्रांड का बिस्किट खिलाते हैं, उस मीडिया से आप लोग भी सवाल नहीं पूछते कि वो कौन सी मीडिया है, राहुल गांधी या वाकई में मीडिया है भी या नहीं है। जो राहुल गांधी का इंटरव्यू करके ही पूछती है तो नहीं पूछना चाहिए। मीडिया को मत खड़ा करिए कटघरे में, नहीं करिए। देश का प्रधानमंत्री और अभी तक आपने मुस्लिम लीग पर मुझे जवाब नहीं दिया। वो मीडिया से मुस्लिम लीग, राहुल गांधी मीडिया का मुस्लिम लीग पर जवाब, मुस्लिम लीग पर जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। मुस्लिम लीग पर जवाब नहीं दिया, जो मेरा पहला सवाल था आपसे। अभी तक आप उस पर नहीं आए, मैं वही तो जानना चाहती हूँ। बताइए। भारतीय जनता पार्टी से लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से लीजिए, हिंदू मुस्लिम हम सबको एक लेके चलते हैं। हम आपका बनाया हुआ पीछ में बैठ नहीं करने वाला हूं। हिंदू मुस्लिम क्या होता है? देश का संविधान सर्वोपरि होता है। हम संविधान का रक्षा के चुनाव लड़ रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम का जवाब नहीं देंगे, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। हम देश बचाने के लिए संविधान और संवैधानिक न्याय घोषणा पत्र पढ़कर आए हैं। सब कुछ पढ़ के आया, सब कुछ पढ़ के आया, लेकिन जवाब हम वही देंगे। नहीं, उसमें क्या लिखा है? सब कुछ पढ़ के आया, सब कुछ पढ़ के आया, सब कुछ पढ़ के आया, लेकिन जवाब मैं वही तो नहीं बोलते ये बात। अगर पढ़ के आए होते तो नहीं बोलते। आई एम ए पॉलिटिशियन, हम जवाब वही देंगे जो हम समझेंगे। पढ़ के आए होते तो नहीं बताते। सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपका बनाया हुआ सवाल, ये राष्ट्रीय चैनल है, ये अगर प्राइवेट चैनल होता मैं सब हर एक जवाब देता। मेरे को इतना गुस्सा इसलिए आ रहा है, राष्ट्रीय चैनल में हिंदू मुस्लिम ये क्या है, मुस्लिम लीग ये क्या है, राष्ट्रीय चैनल में ये सब चलेगा? कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ये हम मानेंगे नहीं, कभी मत बुलाना हमको, जरूरत नहीं है हमको ऐसा चैनल जो राष्ट्रीय चैनल होके। प्राइवेट चैनल कुछ भी करे, एक राष्ट्रीय चैनल ऐसा नहीं कर सकता है। उसको संविधान को सर्वोपरि रख के डिबेट चलाना है। अबू शर्मा जी, ये बात सुप्रिया श्रीनेत को समझाई थी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की थी कि राष्ट्रीय चैनल पर ये सब ना बोले, मुस्लिम लीग लोग को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। उनको समझाकर आना चाहिए था आपको पहले कि राष्ट्रीय चैनल पर वो मुद्दा जरूर चलेगा जिस पर कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं चलेगा, मुझे मत समझाइए गवर्नमेंट का चैनल क्या करता है और प्राइवेट क्या करता है। नहीं, प्राइवेट चैनल में हम जवाब देंगे। ये बात आपको सुप्रिया श्रीनेत को समझानी चाहिए, मीडिया को नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को समझानी चाहिए। पूछा हमको, सुप्रिया श्रीनेत जी नहीं पूछा, आपने पूछा मेरे को। नहीं समझ पा रही हूँ। हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे हम राष्ट्रीय चैनल में बैठ के। सुप्रिया श्रीनेत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की या नहीं की? की थी या नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस? हिंदू सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब कुछ ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत ने किस इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज? गवर्नमेंट का चैनल में बैठ के हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। ये गलत धंधा है, ये धंधा नहीं होना चाहिए। यही हमारा लड़ाई है, आपकी पार्टी की ऑफिशियल का लड़ाई है, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पर हुई थी आज आपकी पार्टी की? न्याय का लड़ाई हम लोग लड़ रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम का कोई जवाब नहीं दूंगा। लोग हंस रहे होंगे ये डिबेट देखकर अभी आपकी बात पर, लोग हंस रहे हैं, लोग समझ रहे हैं आपके जवाब पर लोग हंस रहे होंगे आज। नहीं, आप हंस रहे हैं कि आपकी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मुस्लिम लीग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और आपकी पार्टी के आप जैसे प्रवक्ता कह रहे हैं मैं राष्ट्रीय चैनल पर बात ही नहीं करूंगा। हम सब चैनल पे बात करेंगे। दूरदर्शन में ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज है, दिखाई दे रहा है पार्टी कितनी कंफ्यूज है, दिखाई दे रहा है। नहीं, माधवी जी जवाब देंगे। ये हम नहीं करेंगे। चलिए माधवी जी जवाब देंगे। हिंदू मुस्लिम दूरदर्शन में नहीं होना चाहिए। ओके माधवी जी जवाब देंगे। माधवी जी ओके जी
अबू जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन आप लोग तो इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं। और आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, आज अगर उस पर आवाज उठ रही है तो आप उसके पॉइंट को पढ़ लीजिए। उस पॉइंट्स में क्या है, एक तरीके से वो सरिया कानून को लागू करने की देश में बात कर रहे हैं। उन्होंने एक वर्ग को खुश रखने के लिए कितने सारे प्रावधान उसमें शामिल कर लिए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी यही कह रही हूँ कि हम तो भारतीय जनता पार्टी तो कभी हिंदू मुस्लिम करती ही नहीं है, क्योंकि पहले दिन जब प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने सबसे पहले जो आह्वान किया, उन्होंने ये कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। जब कोई भी किसी भी तरीके की नीति बनाई गई या कोई भी योजना बनाई गई तो उसमें कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया गया। अगर सिलेंडर मिले तो महिलाओं को, जो मुस्लिम बहनें हैं उनको भी मिले। 3 तलाक का कानून लेकर आई, सबसे ज्यादा जो लेकर आए 3 तलाक के लिए अगर किसी ने बात की, किसी ने लड़ाई की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, भारतीय जनता पार्टी ने की। मैं आपसे पूछी तब भी आप लोगों ने 3 तलाक का भी आप लोगों ने विरोध किया था। तो ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? और पश्चिम बंगाल में जब यहाँ पर इमाम, अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, किया तो ये मुस्लिम राजनीति नहीं है। मैं आपके पास, लेकिन अभी हमें सीधे जरूर चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं महाराष्ट्र में, सीधे हम आपको वहां लिए चलते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे इस डिबेट में। और भाजपा एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। इंडी गठबंधन ने हमेशा देश को अस्थिरता में झोंका है। एक स्थिर सरकार क्यों और कितनी जरूरी होती है, ये महाराष्ट्र से बेहतर और कौन जानेगा। इंडी अलायंस की केंद्र में जब तक सरकार रही, महाराष्ट्र की लगातार उपेक्षा होती रही। जब इंडी अलायंस वाले ढेर सारी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव, तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत। इन लोगों ने मराठवाड़ की वाटर ग्रिड योजना बंद कर दी, कोंकण में रिफाइनरी प्रोजेक्ट रोक दिया, मुंबई मेट्रो का काम रोक दिया था, यहां तक कि पीएम आवास के लिए केंद्र से पैसा आने के बावजूद इन्होंने गरीबों को घर देना बंद कर दिया था। इनका लक्ष्य एक ही था, कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने
महाराष्ट्र और विदर्भ के विकास के लिए इन सभी योजनाओं को फिर से शुरू किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के साथ पूरी सरकार दिन रात काम कर रही है। विकास के बड़े काम तेजी से पूरे हो रहे हैं और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। इसलिए साथियों, आज देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब मोदी सरकार को अपनी सरकार मानता है, अपनापन महसूस करता है। मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर आपके बीच रहकर यहां तक आपने पहुंचाया है। और इसलिए मुझे पता है, जिन करोड़ों देशवासियों के पास अपना घर नहीं था, उनमें ज्यादातर दलित, पिछड़ा, आदिवासी ही थे। ये दलित, वंचित, आदिवासी ही थे जिनकी बस्तियों में पीने को पानी नहीं था, बिजली नहीं, सड़कें नहीं। इसी समाज के बच्चों को शिक्षा के अभाव से सबसे ज्यादा जूझना पड़ता था। साथियों, इसलिए मोदी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार दलित, आदिवासी और पिछड़ा परिवारों का जीवन बदलने के लिए काम करेगी। मोदी ने वंचित वर्ग के हालातों को बदलने के लिए निरंतर मेहनत की है। देश में जिन 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा इसी वर्ग के लोग हैं। हमने जिन 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर दिया, वो कौन है? वो अधिकांश इसी वर्ग के लोग हैं। हमने वंचित वर्ग के हर परिवार के घर में शौचालय बनवाया है। आज हम 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसमें हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़ा ही सबसे ज्यादा है। आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। आप खुद का लगाओ कभी तो भी दिखाई नहीं देगा। आखिर तक लोग खड़े हैं। यहां कुछ लोगों को मन करता है जरा देखे पीछे कितने लोग हैं। जहां मेरी नजर पहुंचती है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और इसलिए आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखोगे तो चलेगा। आज 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। आज जिन 11 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है, वो छोटे और कमजोर किसान ही है। आज हमारे दलित, वंचित, पिछड़ा और आदिवासी समाज के लोग सिर उठाकर जिंदगी जी रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? इतनी प्रगति हो रही है, श्रेय किसको जाता है? देश गरीब से गरीब व्यक्ति का भला कर रहा है, इसका श्रेय किसको जाता है? आवाज आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जो कि इस वक्त चंद्रपुर में महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और लगातार लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर जरा वापस आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की इस रैली में जाने से पहले गर्मा गर्म बहस इस बात को लेकर छिड़ी थी कि आखिर मीडिया के अधिकार क्या है, मीडिया को किस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। और उसमें भी अब कांग्रेस पार्टी ने मीडिया में भी अंतर कर दिया है।
कि प्राइवेट चैनल को किस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, राष्ट्रीय चैनल को किस मुद्दे को उठाना चाहिए। चुनाव के वक्त मुस्लिम लीग की बात हम करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, लेकिन अगर मीडिया इस पर सवाल खड़ेगी तो हम उसको डिवाइड करेंगे कि नहीं भाई आप तो दूरदर्शन है और आप राष्ट्रीय चैनल हैं, आप हमसे सवाल नहीं पूछ सकते। अबू जी यही बात थी ना, यही बात थी जो आपने कही थी जाने पर शुरू किए था ब्रेक पर। रिकॉर्डिंग रिबाउंड करके देख लीजिए, शुरुआत में आपने सनातन से शुरू किया था और वहीं से मेरा प्रतिवाद शुरू हुई। मैं सनातन पर भी सवाल पूछूंगी, मैं राम मंदिर पर भी सवाल पूछूंगी, मैं मुस्लिम लीग पर भी सवाल पूछूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के गए हुए नेता गौरव वल्लभ, प्रमोद कृष्णम, सब लोग बात कर रहे हैं, हम नहीं बात कर रहे हैं, दूरदर्शन नहीं बात कर रहा, आपकी पार्टी से निकले हुए नेता सवाल कर रहे हैं। क्या बोला था? इसलिए ब्लेम करना बंद कीजिए, ब्लेम करना बंद कीजिए, ब्लेम करना बंद कीजिए। क्यों नहीं करूंगी मैं राम मंदिर पर चर्चा? मैं तो करूंगी। क्यों मैं मुस्लिम लीग पर बात नहीं करूंगी? मैं तो करूंगी। अगर आपको पसंद नहीं है, देख लीजिए ना, आपके पास जवाब नहीं है उस सवाल का, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बोलने नहीं दे रहे, मेरी प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो गौरव वल्लभ का राम मंदिर का शुरुआत में उनका जवाब देख लीजिए, जो हम सबका जवाब है, जो देश का शंकराचार्य जो मना किया, आधा अधूरा मंदिर को उद्घाटन मत करो चुनावी फायदा के लिए, वो हुआ क्या? हम राम जी अपनी जैसे अवस्थी जी कुछ कह रहे हैं, आप ही की बात पर कह रहे हैं, वो आप ही की बात पर। हाँ। आबू जी आप ठीक कह रहे हैं कि गौरव वल्लभ जब कांग्रेस में थे तो सनातन पर सवाल उठाते थे, यही तो हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का व्यक्ति सनातन पर सवाल उठाता है, जब कांग्रेस से बाहर आता है तो सनातन का। अरे भैया बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपने सुन ली ना बात, आपने सुन ली आपकी बात, अरे आपने सुन ली बात, गलत बात करेंगे। रीमा जी इनका म्यूट करिए भाई, क्या बोल रहे हैं? नहीं भाई अरे मैं सुन लीजिए ना, अभी सुन लीजिए, अभी अबू जी आप बहुत हाइपर हो रहे हैं, क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं अबू जी? मत होइए। आपने कहा कि राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुदा ना खास्ता आप नहीं थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार से पूछा आपकी जात क्या है, ओबीसी है, तुम्हारा मालिक किस जात का, और वो पिट गया वहां पर, पत्रकार पिट गया वहां पर, वो जात पूछ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये हालत है आपकी। और आपके एलआई कौन है? एलाइज है वो डीएमके जो कहता है कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, कुष्ठ रोग है। आपके कांग्रेस का नेता आपका कर्नाटक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष जो था, वो कहता है कि हिंदू शब्द का अर्थ इतना गलीच है, इतना गंदा है कि मैं उसका अर्थ भी नहीं बता सकता। आपके नेता ने कहा है, आपके नेता ने कांग्रेस में कर्नाटक के समय जो मंत्री है वो व्यक्ति कहता है कि हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं वो बोल भी नहीं सकता। अरे भैया अबू शर्मा जी, सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आप न समझे। अवनी जी समझती जी, एक सेकंड एक मिनट अवनी जी, क्योंकि पर्सनल हमला हो रहा है। अवनी जी एक मिनट, अबू जी क्योंकि आपने पर्सनल हमला डीडी न्यूज दूरदर्शन पे किया, तो अब मेरा जवाब सुनिए आप। हाँ डीडी न्यूज में ऐसा तब में और अब में, अब सुनिए मेरा जवाब, अब सुनिए मेरा जवाब। मैं अब आपको बता दूं कि पहले क्या चर्चा होती थी और अब क्या चर्चा होती है। पहले यूपीए की सरकार जब थी ना, तो दूरदर्शन में विपक्षी पार्टियों को बैन किया जाता था, नरेंद्र मोदी को बैन किया गया था, उनकी कोई फुटेज नहीं रखी जाती थी, उनके इंटरव्यू नहीं चलाए जाते थे। लेकिन आज मैंने आपको मंच दिया है और आप अपनी बात बोल भी रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है और करती रही थी और करती आई है अभी तक, और आज भी कर रही है, आज भी कर रही है। देख लीजिए आप ही, पूरी डिबेट में सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर हमला करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। पूरी डिबेट में आपने एक बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ हमला किया, सिर्फ हमला किया। किसी को आपने सिर्फ हमले किया मुझ पर और अपनी जय अवस्थी पर। बना देंगे। हम एक राजनेता है, हम पॉलिटिशियन है, हम देश किसी को उठाकर बात करेंगे, किसी को उठाकर राजनीति नहीं करता हूँ मैं। डीडी न्यूज का भरोसे में राजनीति नहीं करता हूँ मैं, जनता का भरोसे में राजनीति करता हूँ। हमको जनता को जवाब करनी भी नहीं चाहिए। जनता के भरोसे में ऐसे राजनीति नहीं होती कि फोन पर पता कर लिया जनता क्या चाहती है, जनता के बीच जाना पड़ता है।
जनता के बीच जाना पड़ता है अबू जी, हम जाते हैं अबू जी, जनता के बीच जाना पड़ता है। हमारी तरह हम जनता के बीच जाकर राय ले रहे हैं। हम फोन पर नहीं पता कर रहे क्या कह रही है देश की जनता, हम जनता के बीच ही जा रहे हैं। हम जनता के बीच ही रहते हैं। अबू जी छोड़िए, हम भी संगठन रहने दीजिए, आपने बहुत डिटेल कर लिया डिबेट को, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए बात सनातन की हो तो कांग्रेस मीडिया पर हमला करती है, बात राम मंदिर की पूछी जाए तो मीडिया पर हमला करती है। आज मुस्लिम लीग जिसको लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता इनकी सुप्रिया श्रीनेत, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इतनी क्या जरूरत हो गई थी। और उस पर अगर चर्चा की जाए तो प्रवक्ता को आपने सुन ही लिया, वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ गोदी मीडिया ही कर सकता है। तो भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर हम सवाल पूछेंगे तो जवाब देने का अधिकार और मादा तो होना चाहिए ना किसी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में। लेकिन आजकल सिर्फ ये फैशन चल गया है कि मीडिया पर हमला करो और निकल जाओ। तो चलिए, जनता ये भी देख रही है और जनता इसी आधार पर आगे भी देखेगी। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।